depth of knowledge in criminal law will leave you stunned. So before we begin, students, if you have any doubts during the presentation, please type them into the question box. Thank you. Now, without any further ado, I request Sir to please take the stand and begin with the session. Thank you. Thank you so much. First of all, I would like to thank the university to calling me on this honorable occasion and granting me a permission to deliver a good lecture on section 299 and 300. I would like to thank the honorable director, sir, principal ma'am, professor, faculty members, and my dear friends. Sorry I have bothered you on the weekend, but nonetheless, but Ms. Shruti has well managed all the things and cooperated. You all students have cooperated well to join on the weekend. Students, आप लोग एक चीज देखिए, सेक्शन 299 एंड 300 ये दो सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट है आईपीसी के अंदर कि जब आप इनको पढ़ेंगे, इनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनको समझना है। जब भी आप एक लॉ पढ़ते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप आज तक लॉ पढ़ते आए हैं, इतनी डेप्थ में आपके प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उन तक तो चलो मैं रीच ही नहीं कर पाऊंगा, वो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं, जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकली होता है, वो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रोज हम देखते हैं हाई कोर्ट के अंदर कि जो यंग एडवोकेट्स हैं, मैं भी यंग हूं, ठीक है, आप लोग भी कल को आएंगे, जजेस का एक माइंडसेट होता है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे चेंज करते हैं। इसी के लिए ही लॉ है, इसी के लिए ही एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, आप देखिए मेरे साथ आई थिंक 82% ज्वाइंट है अभी। आप 82 का माइंड एक डिफरेंट है। जैसे ही आपके डिफरेंट माइंड्स चलते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन अलग चलती है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग चलते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अलग चलती है, लॉ पे पॉइंट्स अलग चलते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, आपने कैसे स्टडी करा है और आपकी रिप्रेजेंटेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 299 एंड 300। आप आईपीसी में उम्मीद करता हूं कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं आईपीसी लेकर बैठे होंगे। आई होप कि स्टूडेंट्स के पास आईपीसी होगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप सुनकर भी इसको समझेंगे तो भी आपको बहुत चीजें पता लगेंगी। देखिए जो सेक्शन 299 और 300 है, ये दो बातें बोलता है, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। इसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर से भी हम डिनोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जो वर्ड है कल्पेबल एंड होमिसाइड, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं होमिसाइड। होमिसाइड जो वर्ड है, इसे हम बाइफरकेट करेंगे होमो और साइड में। होमो का मीन्स होता है होमोसिपियंस। होमोसिपियंस कौन होते हैं? वी द पीपल, द पर्सन आर द होमोसिपियंस। एंड साइड मीन्स किलिंग, यानी कि होमोसाइड का मतलब क्या हो गया? किलिंग ऑफ अ पर्सन। और जब उसके आगे एक वर्ड लग गया कल्पेबल, तो कल्पेबल का मतलब होता है कि जिस किलिंग के लिए आपको पनिशमेंट दी गई है, दैट बिकम ए कल्पेबल होमिसाइड। इसको जब आप समझ लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड को, तो आप देखेंगे कि आईपीसी के अंदर मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जर्नल एक्सेप्शंस भी पढ़े होंगे। किलिंग दो तरीके की होती है इसमें, जिसके लिए आप पनिशेबल होते हैं, सेकंड वन जिसके लिए आप पनिशेबल नहीं होते हैं। जिसके लिए आप पनिशेबल नहीं होते हैं वो होते हैं हमारी एक्सेप्शंस, जिसके लिए आप एक्सक्यूजेबल हैं, कोर्ट उसके लिए आपको पनिश नहीं करेगी। तो जब आपको कोर्ट पनिश नहीं करेगी तो वो आपके फॉल कर जाते हैं जर्नल एक्सेप्शंस के अंदर, जो कि हमारी जर्नल एक्सेप्शंस आ जाती हैं 102, जो कि डील करती हैं पर्सन के लिए। आई होप कि आप सबको ये समझ आ रहा है, क्योंकि मेरे को फेसेस दिख रहे हैं, काफी चेंजिंग ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स का। अब मैं बोल रहा हूँ तो एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स इंटरेक्ट भी करेंगे तो ज्यादा गुड रहेगा। Shruti, can we interact with students also? Of course. They are actually asked to ask any of the questions after
the lecture Okay, okay. and during yes, you can just proceed. Thank you. No issue, no issue. So स्टूडेंट्स, आप एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन 299 और जो 300 है, अगर आपने इन दो सेक्शंस की मास्टरी कर ली, आप आईपीसी के मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि जो इनका डिफरेंस है वो थिन लाइन डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा थिन लाइन है। आप 299 और 300 जब पढ़ते जाएंगे डिटेल में, आप देखिएगा आईपीसी के अंदर एक मैनुअल जब आप उठाएंगे, उसके अंदर एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस में ये डिफाइंड है, इसकी इलस्ट्रेशंस, कमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस सब कुछ दिया गया है। मैकॉले ने जब ये आईपीसी बनाई तो कुछ ना कुछ उसके रीजन रहे हैं। सिर्फ जब मैकॉले ने आईपीसी बनाई, सिर्फ एक वही ऐसी चीज है जो कि एक लॉ को डिफरेंट लेवल पर ले जाती है, एक एक वर्डिंग से आप प्ले करते हैं। अब देखिए जो हमारी आईपीसी है, कितना टाइम हो चुका है इसको बने, लेकिन आज तक टिल टुडे आईपीसी के अंदर कोई भी मोल्डिंग नहीं है, कोई भी सेक्शन के अंदर ऐसा नहीं है कि इसको हम ये कह सकें कि भाई ये टोटली वेग सेक्शन है, इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा लूप्स हैं। मैकॉले ने इतनी फाइन तरीके से इसको बनाया गया है। और जब हम इसमें आज के टॉपिक की जब हम डिस्कशन करते हैं कल्पेबल होमिसाइड की, तो मैं लास्ट में जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास डिटेल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज जब भी मैं आपका नाम लूंगा आप प्लीज पेश होंगे, और मैं आपसे क्वेश्चनिंग जरूर करूंगा कि क्या आपको वो पॉइंट समझ आया है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ध्यान से प्लीज सुनिएगा, क्योंकि आप सिर्फ ये पढ़ने के लिए नहीं ज्वाइन किया है, सिर्फ आप अटेंडेंस के लिए आज यहाँ नहीं आए हो। जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टीज फेस करने को मिलेंगे इसके अंदर। कोर्स के अंदर जब आप प्रेजेंट करेंगे, आपका क्लाइंट जब आपके साथ होगा, तो उसको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करना होता है इस प्रोफेशन में। ऐसा नहीं है कि आपको फीस तो चलो आ जाएगी, सबके पास फीस आएंगी, बहुत सारे केसेस आएंगे, आप यंग लॉयर्स हैं, इतने एंथुजियास्टिक हैं, इतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, काम बहुत होगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी है इस प्रोफेशन के अंदर, बिल्कुल लगन के साथ लगना है, और हार्ड वर्किंग जरूर होना चाहिए आपको। आजकल का ट्रेंड हो रहा है ना, जैसे पहले बीटेक बच्चे करते थे कि बीटेक का ट्रेंड है, अब लॉ का ट्रेंड है। क्यों? कि सब एडवोकेट्स बनेंगे। इतना आसान नहीं है ये प्रोफेशन। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में जो ये समझा रहा हूँ, इसका रीजन यही है कि मेरे को इतना टाइम प्रैक्टिस करते को हो गया है, तो जब हम लॉ पढ़ते थे और आज का जो टाइम है उसमें बहुत डिफरेंट चेंज मिलता है। मतलब आपको इन्स एंड आउट्स का इतना ज्यादा पता लगता है कि जजेस का बिहेवियर कैसा होता है, क्लाइंट्स का बिहेवियर कैसा होता है, लॉ क्या चीज है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो जब हम चलिए आज का हम टॉपिक ये डिस्कस करते हैं, लॉफुल होमिसाइड। होमिसाइड दो तरीके से होते हैं, एक लॉफुल होता है, एक इलीगल होता है। लॉफुल होमिसाइड जो होता है उसके अंदर आते हैं हमारे एक्सक्यूजेबल लॉ होमिसाइड्स। एक्सक्यूजेबल होमिसाइड्स के अंदर आते हैं हमारे जर्नल एक्सेप्शंस, जिसके अंदर आप पनिशमेंट नहीं मिलती आपको, जो कि आपके सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं। और दूसरे जो होते हैं कि भाई लॉफुल होमिसाइड के अंदर जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल में क्या होता है कि जहां लॉ आपको परमिट करता है कि आप दूसरे पर्सन को किल कर सकते हैं, जैसे कि डेथ ऑफ ए पर्सन बाउंड बाय लॉ, नेसेसिटी है, हैंगिंग पर्सन है, जो पर्सन को हैंग करता है वो भी एक किलिंग कर रहा है, लेकिन उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है, वो किसमें आ गया? एक्सेप्शंस में आ गया, लेकिन वो भी एक होमिसाइड है। देखिए इसीलिए ही मैंने आपको दोनों वर्ड का डिफरेंस बताया, कल्पेबल एंड होमिसाइड। होमिसाइड इज अ डिफरेंट वर्ड, कल्पेबल इज अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो बनता है कल्पेबल होमिसाइड। और कल्पेबल होमिसाइड के आगे जब हम वर्ड लगाते हैं नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आता है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, जो कि हमारा सेक्शन बनता है 300। ये आपको एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि आपको समझनी चाहिए। उसके बाद आपकी जब पनिशमेंट की बात आती है होमिसाइड की, जो ये वर्ड है कल्पेबल होमिसाइड 299, ये एक जीनस वर्ड है, मींस कि ये एक बेसिक है। इसके बाद इसकी बाइफर्केशंस दी गई हैं किसी के अंदर। इसके अंदर जब आप कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं, इसकी दो बाइफर्केशंस हैं।
ऑर्डिनरी एंड ब्लैक। ब्लैक के अंदर हमारा आ जाता है क्लियर कट मर्डर, मीन्स विद इंटेंशन, नॉलेज, मोटिव। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जब आपके बन जाते हैं तो वो आपका मर्डर बन जाता है। आप सेक्शन 299, अगर जिस स्टूडेंट के पास सेक्शन 299 ओपन है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एक बार बेरेक जरूर उठा लीजिएगा। सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड, एक बार हम बेरेक रीडिंग लेंगे, उससे आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि इसको पढ़ते कैसे। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, कॉमा, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, कॉमा है यहाँ पर, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, comma, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, comma, commits the offense of culpable homicide। तो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, लॉ फाइंडर आपके पास है या नहीं मुझे पता नहीं, आपकी लाइब्रेरी के अंदर जरूर अवेलेबल होंगे, लॉ फाइंडर होगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगी, तो उसके अंदर 299 आप प्लीज सर्च कीजिएगा। जब आप 299 वहां पर सर्च करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स में इसको बाइफरगेट किया हुआ है 299 ए, बी एंड सी। यहाँ की एक्ट में ये नहीं दिया गया है ए, बी एंड सी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको बाइफरगेट कर देती है ए, बी एंड सी में, क्योंकि ये जो है एक जीनस सेक्शन है, इसी से आपको बाइफरगेशन मिलती है। यहीं से आपका जो ऑफेंस है वो 3 तरीके से बाइफरगेट होता है, जो कि है ब्लैक, डार्क ग्रे एंड ग्रे। अब जो ब्लैक है, जिसको हम बोलते हैं कि मर्डर की डेफिनेशन में आता है, उसके लिए फर्स्ट वर्ड रिटर्न है 299 के अंदर। अब देखिए क्या है वो, whoever causes death by act with the intention of causing death। अब यहां पर ना मैं स्टॉप करूंगा, आपको ये बताऊंगा कि इसके अंदर वर्डिंग क्या है। जैसे ही मैंने आपको ए, बी और सी बताई, आप ए और बी इन 2 चीजों के अंदर देखेंगे एक वर्ड यूज है इंटेंशन। देखिएगा ध्यान से, दोबारा देखिएगा, whoever causes death by act with the intention of causing death, और उसके बाद एक और लाइन पढ़ेंगे, or with the intention of causing such bodily injury is likely to cause death। सेकंड लाइन में भी क्या है, सेकंड पॉइंट में भी or with the intention। अब थर्ड पॉइंट हम उठाएंगे, अब देखिएगा इसमें क्या है, or with the knowledge। तीसरे में क्या यूज है, knowledge, it's not a intention। That means Macaulay has bifurcated it in 3 parts, A, B and C, whereas in the first part, in the A part, it is written, clearly written, where the person having the intention to cause death. And in the second part, intention to cause an injury which is likely to cause death. And third part, with the knowledge to cause death. आपको काफी कंफ्यूजन हो रही होगी इस पॉइंट के अंदर कि डेथ तो कॉज हो रही है, आप सब क्या बोलेंगे कि सर अभी आपने बताया कि इंटेंशन, नॉलेज और मोटिव, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो एक मर्डर बन जाता है, 300 बन जाता है, 302 में उसकी पनिशमेंट मिल जाती है, तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे आया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा बाइफरगेट करेंगे, वो जैसे कि क्या है, जो कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा ए पॉइंट, उसको हम लिखेंगे सेक्शन 300 के साथ, जिसमें कि मर्डर की डेफिनेशन है। सेक्शन 299 में जो फॉल करता है वो है सेकंड पार्ट, जो कि मैंने आपको कौन सा बताया, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। लाइकली टू कॉज डेथ, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार एक ही चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूं। बीइंग एन एडवोकेट, टू बी अ गुड एडवोकेट, you must stress on the wordings. Don't go thoroughly on the sections or on the illustrations. If you are getting a case, you are studying a law, you should read it word to word, comma, full stop, everything should be noted down, and you should try to interlink it. And the third one, which I would like to say, or with the knowledge that he is likely to such act cause death. तो जो ये थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर फॉल करता है कि अबेटमेंट जो हमारी होती है थर्ड पॉइंट के अंदर, कि जहां आपको एक पनिशमेंट तो मिलती है लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल की नहीं मिलती।
अब यहां से एक चीज और समझ गया, जब हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं और मर्डर की बात करते हैं, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक एक्ट के लिए आपको पनिशमेंट मिलती है, दूसरे के लिए नहीं मिलती, तो जहां आपको कल्पेबल होमिसाइड के अंदर 3 बाइफर्केशंस हैं, आप ये माइंड में जरूर रखिएगा कि पनिशमेंट जरूर मिलेगी, 101% पनिशमेंट है, लेकिन पनिशमेंट वो वेरी करेगी फ्रॉम डेथ पेनल्टी टू लिविंग ऑफ द फाइन ओनली। ये इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हैं। 299 जो सेक्शन है, इसका जो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी जो है, पार्ट ए के अंदर आपको मिलती है डेथ पेनल्टी, वेयर अ पर्सन कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ, ये 2 पनिशमेंट्स डिफाइंड हैं। लेकिन जैसे ही हमारा सेकंड पॉइंट आता है, तो उसके अंदर हमारी पनिशमेंट जो है वो लाइफ और अप टू 10 इयर्स हो जाती है, जो कि हमारा बनता है कल्पेबल होमिसाइड। और जो दो हमारा थर्ड पॉइंट है, उसके अंदर हमारा आ जाता है अप टू 10 इयर्स और विद फाइन। देखिएगा आप, इंटरेस्टिंग पार्ट देखिएगा, थर्ड पॉइंट जो हमारा आया, जहां पे नॉलेज है, नॉलेज को मैं बाइफरकेट करूंगा आप सभी के लिए, बहुत ही डिफरेंटली मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा इसको, मैं आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की कि नॉलेज कैसे बाइफरकेट होती है, ताकि आपको पता लगे कि भाई आपके पास अगर कोई केस है, आप उसको कैसे बाइफरकेट करेंगे कि भाई पुलिस ने तो चालान में लगा दिया 302, लेकिन आप जब उसको स्टडी करेंगे तो आप सिर्फ 302 पे थोड़ी उसको पनिशमेंट दिलवाएंगे, आप कोशिश क्या करेंगे, उसे कम से कम पनिशमेंट हो, उसको आप बाइफरकेट करें, ताकि ये प्रूव हो सके कि उसकी इंटेंशन है या नहीं। अब देखिएगा, इसमें वर्ड यूज्ड है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी वर्ड इसमें यूज्ड नहीं है। वॉलेंटरी वर्ड इसलिए यूज नहीं है क्योंकि वॉलेंटरी वर्ड जब यूज होता है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि रीजन टू बिलीव है। एंड जब वॉलेंटरी वर्ड की हम बात करते हैं तो वो नेग्लिजेंट जब एक्ट आते हैं ना, हमारे जो नेग्लिजेंट के एक्ट्स हैं, उसके अंदर हमारा वॉलेंटरीली वर्ड यूज्ड है। मर्डर के अंदर, ये 299 के अंदर वॉलेंटरी वर्ड यूज्ड नहीं है। अब ये देखिएगा, तो इसके अंदर वॉलेंटरीली के लिए, डेथ पेनल्टी के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव। ये 3 इसके मेजर पॉइंट्स हैं। सो अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक एडवोकेट है, उसका एक सन है, दोनों के बीच में एक हीट टॉक हो जाती है और वो एक डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तो उसका फादर क्या करता है, वो एडवोकेट एक नाइफ उठाता है और अपने बच्चे पर अटैक करता है। और वो अटैक कहाँ करता है, वो सीधा हार्ट पे अटैक करता है उसकी। अब देखिए आपका माइंड क्या बोलता है, इसमें क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? क्या लगता है आपको, इसमें क्या होना चाहिए? जब देखिए इसमें सिचुएशंस देखनी पड़ती है सारी, जैसे कि जब उसके फादर ने वो एक्ट किया, तो जब वो एक्ट हुआ तो उस टाइम उसकी टेबल पर एक स्पून भी रखा था, एक पेपर बैग भी होगा, एक टिश्यू बॉक्स भी होगा, कोई और मटेरियल भी हो सकते हैं। उसने सिर्फ नाइफ ही क्यों उठाया? क्योंकि उसे नॉलेज है, उसे पता है कि अगर मैं ये चाकू उठा करके इसको मारूंगा तो वो उसको इंजरी पहुंचाएगा, और मैं अगर हार्ट पे मारूंगा तो इसकी डेथ भी हो जाएगी। यहां से एक चीज निकल कर आती है अब, कि एक इंसान की डिजायर वहां पर होनी चाहिए। डिजायर वर्ड यहां से निकलता है। आई होप कि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लग रहा हो, मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को समझाने के लिए, क्योंकि टू बी अ गुड एडवोकेट यू मस्ट गो थॉरली। ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो भी आपकी क्वेरीज हो लास्ट में जरूर पुट कीजिएगा। तो
अब इसके अंदर लेवल्स हैं। अब देखिए इस सिचुएशन को हम थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। उसके फादर ने उसको जब चाकू मारा तो उसकी इंटेंशन, जैसे ही उसको उसके बेटे को चाकू लगा तो उसको क्या हुआ, अरे मेरे बेटे को चाकू लग गया, उसको उठाएगा, उसे हॉस्पिटल में ले गया, तो क्या हुआ, यहां से वो कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो जो एक्ट किया वो हर्ट पे ना करके कहीं और मारा, और उससे जो हुआ तो वो एक सिंपल इंजरी में कन्वर्ट हो गया। सिंपल इंजरी में होने से उसकी डेथ नहीं हुई, और अगर डेथ हो चुकी है, ठीक है, तो वो उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसने बार बार उसे स्ट्राइक नहीं किया। चलिए आप एग्जाम्पल समझिए। आप एक नॉर्मली लाइफ में सुनते होंगे कि किसी की जब लड़ाई हो जाती है, आपने वीडियोस भी इतनी देखी होंगी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे भरी पड़ी है, जब भी कि आप एक वीडियो देखते हैं, कोई भी एक रेयोटिंग होती है, कोई भी लड़ाई होती है, उसके अंदर ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं। तो जब ग्रुप्स ऑफ पीपल वो होते हैं तो क्या, जब उनके पास जो वेपन्स होते हैं वो कोई भी हो सकता है, आयरन रॉड, गन, नाइफ, XYZ, बहुत सारे वेपन्स होते हैं उनके पास, तो क्या वो कोई एक वेपन चला करके हट जाते हैं क्या? क्या किसी के पास गन है, क्या वो एक गोली मार के वो रुक जाता है? वो ये कोशिश पूरी करता है कि उसे इतनी गोली मार दे कि वो डेड हो जाए। और यहां तक कि जो वो किलर होते हैं, जब वो मंशा एक इंसान की बन जाती है मारने की, वो बाद में उसे चेक भी करते हैं कि क्या वो मर गया है। अब देखेंगे ऐसे केसेस आएंगे आपके पास, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल केसेस हैं जिसमें कि आप लैंडमार्क केसेस उठा लीजिए, निर्भया का केस उठा लीजिए, आप उसका आपको सबको फैक्ट्स पता है, कितनी ब्रूटल एक्टिविटी की थी, क्यों की थी वो, उनकी डिजायर कुछ और थी, लेकिन उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक्ट कोई और भी कर दिया। क्यों? रिस्क से, डर से, अपने आप को बचाने के लिए। तो जब एक एक्टिविटी करते टाइम आपकी इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव उसमें आ जाता है। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या हुआ? रीजन टू बिलीव का मतलब है कि जहां पर आपको पता है कि मैं इसके सिर में एक गोली मारूंगा, बिल्कुल सेंटर में, और इसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाएगी। रीजन टू बिलीव। आप शार्प शूटर हैं, आपने एक फायर किया, उसकी डेथ हो गई, मर्डर, क्लियर कट मर्डर, यू विल नॉट कम अंडर एनी ऑफ द एक्सेप्शंस। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लॉ के अंदर, हर केस के अंदर एक डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट सिनेरियो होता है। आपका माइंड जो है वो इतना ज्यादा प्ले करेगा इसके साथ, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपको मोल्डिंग पर है कि आप कैसे उसे मोल्ड करते हैं। प्रगति शर्मा हैज रेज्ड अ हैंड। यस प्रगति, प्लीज। श्रुति, कैन वी हैव प्रगति ऑनलाइन प्लीज? So, sorry, sir, it was by mistake. ओके ओके। अब आप देखिए, जब मैं कल्पेबल होमिसाइड की आपसे बात कर रहा हूं, इसके अंदर बाइफर्गेशन माइंड की है। एक माइंड का प्ले है, जहां पर आपकी इंटेंशन है उसको मारने की, वहां पर आप और उसे मार देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो आप मर्डर के लिए पनिशमेंट मिल जाती है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, कौन बोलेगा कि मेरी इंटेंशन है? आज तक तो किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं है कि मेरी इंटेंशन थी इसे मार दे। कोर्ट में जाके कोई भी अपना क्राइम जो है वो एडमिट नहीं करता। सब क्या बोलते हैं एट द फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस में? आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, आई क्लेम ट्रायल। Everyone say the same wording. Reason being,
कि जब एक कोर्ट केस के फैक्ट्स में जब आप जाएंगे तो उसमें पता नहीं आपका क्या डिफेंस निकल जाए और आपकी क्या वहां पर लूप रह जाए लॉ के अंदर। बेसिकली देखिए, लॉ क्या है, आप एडवोकेट्स किस लिए बन रहे हैं? अगर एक पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन करके आपका चालान प्रेजेंट करना है, सॉरी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, चालान, ठीक है, चालान ही है वो। चार्जशीट हम बोलते हैं कि चार्जशीट पेश करते हैं, वो चार्जशीट नहीं होती, वो होती है फाइनल रिपोर्ट। आपको ये भी वर्ड समझना चाहिए, चार्ज सिर्फ कोर्ट लगाती है। आई होप कि आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो उस टाइम अगर पुलिस ने ही पेश करना है तो आप लोगों की जरूरत ही क्या है, मेरी जरूरत क्या है? वो इसीलिए जरूरत है कि आप क्राइम के साथ जब बैठेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, वो एक्ट पढ़ेंगे, वो सिनेरियो देखेंगे, वो फाइनल रिपोर्ट देखेंगे, वो साइट प्लान देखेंगे, वो गवाहियां देखेंगे, आप स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं थी, कोई प्रोवोकेशन तो नहीं था। तो वहां से क्या होता है, एक लॉ चेंज होता है। तो इसीलिए ही सेक्शन 299 और 300 की बाइफर्केशन है। अब देखिए, अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ए और बी की फाइट हो जाती है, ए और बी की फाइट हुई, उनके हाथ में कोई वेपन नहीं था। बी को क्या पता लगता है कि उसके साइड में एक लाठी है, एक रॉड है। वो लाठी ना उठा करके रॉड उठाता है, किस लिए? उसे मारने के लिए वो, और एक रॉड का एक सिंगल ब्लो देता है उसके हेड पे, और सिंगल उसके एक हेड पे ब्लो देने से उस ए पर्सन की डेथ हो जाती है। तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि क्या ये मर्डर है या नहीं? ये क्लियर कट एक 302 की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शंस थी कि वो लाठी भी उठा सके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास, इसमें अगला पॉइंट क्या आता है, नॉलेज। नॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं, नॉलेज जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन में देखिए, अगर उसकी क्लियर कट इंटेंशन जो है, इंटेंशन को आप देखिए, जब ये हम इंटेंशन दो पार्ट्स के अंदर बाइफर्केट करते हैं ना, तो ये इंटेंशन जो है उसके एक्ट से ही शो होती है। जहां उसकी इंटेंशन ये क्लियर एक्ट से शो हो गई कि उसने वो एक जो एक्ट किया है वो उसे मारने के लिए ही किया है, जैसे कि चाकू का एक ब्लो करना उसके हाथ पे और चाकू के 100 ब्लो करना उसकी छाती पे, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करता है। मान लो उसने छाती पे उसकी एक ब्लो मारा और वो उसका इंटेंशनल नहीं था या जैसे भी था, वो एक डिफरेंट सिनेरियो रखेगा। अगर उसने 100 ब्लो मारे हैं और उसे पता है कि भाई इसने ये इसको मारने के लिए किया है, तो उसको डेथ पेनल्टी मिलती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जब मैं आपको बता रहा हूं नॉलेज का, नॉलेज का जो है, नॉलेज को दो पार्ट्स के अंदर हम बाइफरकेट करते हैं। एक होता है सेल्फ कॉन्शियस नॉलेज टू डू, जिसे हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नॉलेज टू डू, एंड सेकंड पार्ट इज नॉलेज दैट इट कैन बी डन। यहां जो हम नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, हम यहां बात कर रहे हैं नॉलेज टू डू की। नॉलेज टू डू का मतलब कि आपको खुद को पता है कि मेरे इस एक्ट से उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपकी मजबूरी है वो करना। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं, एक फैमिली थी, ये प्रैक्टिकल केस में आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। एक फैमिली थी, उसके अंदर जब लेडी है वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको 3-4 डॉटर हो चुकी। उस फैमिली की डिजायर थी कि एक बेटा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको फिर से एक डॉटर हुई। उसका जो हस्बैंड था लेडीज का, वो इस इंटेंशन से तलवार लेकर के निकला कि मैं इसे मार दूंगा। वो लेडीज ने क्या किया, अपने बच्चे को उठाया और वो भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भागती रही आगे, उसने कुएं में छलांग लगा दी उस बच्चे के साथ, न्यू बॉर्न बेबी के साथ। तो जब उसने वहां जंप कर दिया तो उस बच्चे की डेथ हो गई, वो लेडीज बच गई। उसके ऊपर केस हुआ, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि आपको नॉलेज थी लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की। समझ रहे हैं मेरी बात आप? उसकी इंटेंशन नहीं थी अपने बच्चे को मारने की, लेकिन उसने जंप किया कि भाई मैं क्या पता बच जाऊं, लेकिन वो बची नहीं, उसकी डेथ हो गई। इसके अंदर पनिशमेंट कितनी है? अप टू 10 ईयर्स और फाइन। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पनिशमेंट दी। उस लेडी पर 1 रुपी का फाइन लगाया और उस लेडी के पास वो 1 रुपी भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने अपनी पॉकेट से ये 1 रुपी दिया कि ये मैं आपको देता हूं, और ये भी उसमें लिखवाया कि ये मैं आपसे 1 रुपया कभी भी वापस नहीं लूंगा। आप देखिएगा लॉ के अंदर कितना कुछ चलता है। देने को जज 1 रुपया दे देता, लेकिन उसको सिर्फ फाइन लगा करके छोड़ दिया। ये लॉ की बाइफर्केशन है। उसको सजा कोई नहीं सुनाई। सजा क्या है? फाइन लगा सकती है कोर्ट, कोर्ट के पास पावर है, अप टू फाइन किया है, क्योंकि इसमें क्या है? नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है। इसके अंदर पनिशमेंट कितनी है? अप टू 10 ईयर्स और विद फाइन। तो क्या हुआ? वहां पर सिर्फ फाइन लगा करके छोड़ दिया, और वो भी 1 रुपए। ये लॉ का इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आपको कोर्ट आपका एक्ट शो करता है कि भाई आपको डेथ पनिशमेंट मिलेगी या फिर आप सिर्फ फाइन से भी छूट सकते हैं। और ये कैसे प्रूविंग होती है? इंटेंशन से। इंटेंशन कैसे बनती है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंटेंशन 2 तरीके से बनती है, जब उसके अंदर फोर्सिबिलिटी और डिजायर आ जाए। फोर्सिबिलिटी और डिजायर। फोर्सिबिलिटी मीन्स जब आप एक एक्ट करते हैं। जो डिजायर है, डिजायर 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हो गई। जो किसमें हुई? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। जहां पर वो डिजायर एक्सट्रीम हो गई, वहां पर वो हो गई कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसे हम क्लियर कट सेक्शन में देखते हैं, वर्ड है मर्डर। दूसरा, जहां पे लेसर डिजायर आ गई लेकिन फोर्सिबिलिटी है, तो वहां पर क्या हुआ? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये 2 बाइफर्केशंस जब आप समझ लेते हैं तो आपको 299 और 300 का डिफरेंस समझ आता है। मैंने आपको 299 और 300 जो सेक्शन है, ये एक अलग से बेरेक्ट पढ़कर नहीं बताया है, वो आपके टीचर्स आपको बहुत अच्छे बताएंगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो ये सेक्शंस हैं, इसका बेस क्या है, इसका रीजनिंग क्या है। एक थिन लाइन डिफरेंस है। अगर हम इसको क्रक्स में करें ना, तो एक क्या आती है? आपको आपका माइंड क्या बोलता है कि भाई कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि आप उसे कल्पेबल होमिसाइड से हटा करके मर्डर में लेके आएंगे, और मर्डर से हटा करके आप उसे कल्पेबल होमिसाइड में लेके आएंगे। उसकी डिजायर से। एक डिजायर ही है जो कि उसे डिफरेंशिएट करती है। जहां उसकी एंटायर डिजायर है मारने की, तो वो एक ब्लैक स्लॉट में आती है। देखिए, मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं, ब्लैक, डार्क ग्रे एंड ग्रे। ये 3 वर्ड मैंने इसीलिए बोले हैं, ये एक एक्ट शो करता है इंसान का। जहां ब्लैक बोलते हैं ना, ब्लैक का मतलब है कि जहां आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी, जहां आपका एक्ट ऐसा है कि जिसके लिए आपके पास डिफेंस नहीं है, जहां आपका एक्ट इटसेल्फ प्रूव कर रहा है कि भाई आपने मर्डर किया है, तो वो एक ब्लैक कॉलम में आता है। तो जहां पर उसकी इंटेंशन लेसर थी, यानी कि डिजायर लेसर थी, तो उसे हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ले लेते हैं, जिसकी पनिशमेंट अप टू लाइफ है। ठीक है, लाइफ अप टू 10 है। ठीक है, उस चीज का बाइफर्केशन इससे निकलता है। और जहां पर आपकी ये डिजायर ही नहीं है, वहां पर वो नॉलेज में आ जाता है। नॉलेज में आते ही आपकी पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन। सिर्फ फाइन लगाकर भी कोर्ट आपको छोड़ सकती है। ये आप एडवोकेट्स की प्ले है, ये आपका माइंड है कि आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे आप अपनी फाइल को गो थ्रू करते हैं।
कैसे आप उसे समझते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप देखते हैं कि इसमें जब मैंने आपको बताया था ना कि पीछे अपना वॉलंटरी की बात आती है, देखिए नॉलेज की जब मैंने आपको बात करी थी ना, नॉलेज टू डू और नॉलेज दैट इट कैन बी डन, मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, नॉलेज टू डू होता है सेल्फ कॉन्शियस, वो यहां कवर है, ठीक है। नॉलेज दैट इट कैन बी डन जो है ना, वो यहां कवर्ड नहीं है। वो कहां कवर्ड है? वो कवर्ड है अपना 304 में। वो कैसे है? 304 में कैसे कवर्ड है वो कवर्ड ऐसे हैं क्योंकि कि जब नॉलेज दैट इट कैन बी डन का मतलब सिंपल ये निकलता है कि जहां आपको नहीं लग रहा लेकिन सामने वाली पार्टी को लग रहा है ये मारेगा। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, 120 या 150 की स्पीड पर आप गाड़ी चला रहे हैं, जो कि वो रोड टोटली अनसेफ है। तो जब आप उसके ड्राइव करे जा रहे हैं, करते जा रहे हैं 100 एंड 120 की स्पीड पे, जिग जैग आप ड्राइविंग कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी क्या बोलती है? थर्ड पर्सन क्या बोलता है? ये मारेगा किसी को आज, ये खुद भी मरेगा और दूसरे को भी मारेगा। बोलते हैं प्रैक्टिकली ये बात। जब भी आप रोड पे चलते हैं, आप देखते होंगे बाइक चलाने वाले कैसे जिग चलाते हैं, तो वो भी एक नॉलेज है। उसके लिए क्या पनिशमेंट दी गई है 304A में? वो वहां बाइफर्केशन आ जाती है। क्योंकि देखिएगा, नॉलेज आपको एक वर्ड जब आप पढ़ते हैं ना, ये आपको बार बार पढ़ने से, गो थ्रू होने से, बुक्स पढ़ने से, टीचर्स के साथ डिस्कशन करने से तभी समझ आते हैं जब आप एक डिजायर रखते हैं एक चीज को समझने की। यहाँ पे देखिए मैं वर्ड डिजायर यूज कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि डिजायर ही है एक इंसान की जो हर चीज को शो करती है। तो गाइस, यहाँ से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो मैं आपको डिफरेंस थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है आज, ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी आप क्लासेस जब लगाएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मेरा आज का जो मोटिव था वो यही था कि आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ आए कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये कितने पार्ट्स में है और इसके पार्ट्स के अंदर डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस डालने के बाद क्या वर्ड एक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया, इंटेंशन दोनों पॉइंट्स के अंदर है, लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर इंटेंशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज जो है वो दो पार्ट्स के अंदर है। नॉलेज कौन सी वाली हमारे पार्ट के अंदर लगेगी और कौन सी वाली लगेगी जो कि हमारी सेल्फ कॉन्शियस है, जो कि हमें पता है कि हमारे एक्ट करने से कि उसकी डेथ हो जाएगी, वो इसके अंदर कवर्ड है, ना कि दूसरे की सोच से। दूसरे की सोच से जो होगा वो एक अलग सेक्शन है, उसके लिए तो बहुत कम पनिशमेंट है। लेकिन जहां आपका ये आता है, जहां आपको सेल्फ कॉन्शियस है, तो वो एक डिफरेंट लेवल पर रोल प्ले करता है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों का जो क्रूशियल टाइम है वो थोड़ा सा ले लिया है, बट उम्मीद है कि आप सबको ये जो सेक्शन है 299 टू 300, इसका थोड़ा सा थिन लाइन डिफरेंस पता होगा, पता लगा होगा, आइडिया आया होगा कि इसको अभी पढ़ना कैसे है। क्योंकि देखिए, जब आप अब पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आप इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, कॉमा, फुल स्टॉप, इस पॉइंट पर भी ध्यान देंगे, इसकी एक्सेप्शंस पर पढ़ेंगे, इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन जो इसकी सी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक एक्सेप्शन निकाली हुई है आपको समझाने के लिए, सेक्शन 299 की। आप इलस्ट्रेशन सी पढ़ेंगे, वो एक सिंपली बात आपको ये बोलती है कि जब एक पर्सन एक शिकार करने गया, उसने जंगली मुर्गी पर फायर किया, तो जंगली मुर्गी पर जब फायर किया तो वहां जंगली मुर्गी नहीं थी, वहां एक इंसान था उस झाड़ी के पीछे, तो उसकी डेथ हो गई। तो क्या हुआ वहां पर, क्या आया? क्या वहां पर इंटेंशन थी? क्या वहां पर नॉलेज भी थी? अब देखिएगा, आपको जब मैंने ये एक एक वर्ड से आपको समझाने की कोशिश करी है, तो यहां से आपको इलस्ट्रेशंस भी समझ आ रही है। दो ही वर्ड है, इंटेंशन और नॉलेज। इंटेंशन को भी दो पार्ट्स में बता दिया, नॉलेज को भी दो पार्ट्स में बता दिया, लेकिन नॉलेज का एक पार्ट यहां रख लिया, मैकॉले ने स्मार्टली एक पार्ट दूसरे पार्ट में डाल दिया, जो कि था, जिसको हम ज्यादातर कहां अप्लाई करते हैं, मोटर एक्सीडेंट केसेस में।
आई होप कि आपको ये जो सब मैंने पढ़ाया है, ये समझाने की कोशिश करी है, यहाँ से भी आपको समझ आया होगा कि भाई कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का डिफरेंस क्या है, कहाँ आपको डेथ पनिशमेंट मिलेगी, कहाँ आपको अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 ईयर्स है, या फिर डेथ पेनल्टी मिलेगी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. My pleasure, my pleasure. Does anyone have any question Astha has raised her hand. they might want to ask? Jasmeet Kaur. Shruti, can we connect to Astha and Jasmeet Kaur, please? Any queries, everyone? So, do I have the option to ask some students? Can I ask from someone? I'll explain. Absolutely. You can ask anyone if you want. To whom should I ask? Because lots of student camera is off. I have seen 4 to 5 faces continuously. First one was Medha Sharma, and Medha Sharma is in front of me only, and some more students were also there. Yes, Mr. Adesh Ojla, and 2-3 more guys were having their camera on, and I could see their changing expression by word to word. Anyone, any query, please? Any one of you, please. देखिए, अगर आप लोग मेरे से पूछेंगे ना, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा आप लोगों से। मैं आपके लिए कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपका फ्रेंड ही हूं, मैं आपकी तरह ही हूं। जब हम साथ बैठेंगे, लॉ डिस्कस करेंगे, उसी से ही लॉ की कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। Shruti knows because Shruti used to come to High Court, and we used to have lot of legal talks. Because when you come to High Court, May I ask you a question? yes, please, yes. If murder has been committed Mhm. and the trial court has convicted the accused, Mhm. but then it gets challenged in High Court that since the body is missing, the culpability cannot be calculated upon the accused persons as to whether they actually committed the murder or culpable homicide. Yes, So in the case of body being missing, how do we differentiate between culpable homicide and murder? right question. इसका ना एक मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। इसमें एक जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसमें क्या आया था कि ये तो आपने बताया चलो कि आपकी बॉडी ही टोटली मिसिंग है। वो केस क्या है कि उसके अंदर एक इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर एक्ट किया था और उसे फायर आर्म इंजरी थी। फायर आर्म इंजरी होने के बाद भी उसका क्या हुआ कि वो हॉस्पिटल गया, ट्रीटमेंट चला और वो वहां से डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद उसके 15 से 20 दिन बाद, आई थिंक, आई डोंट नो द करेक्ट नंबर ऑफ डेज और मंथ्स, आफ्टर अ मंथ आई थिंक उसकी डेथ हो गई और उसके फैमिली ने उसकी बॉडी को क्रिमिनेट कर दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर हेल्ड किया कि ये एक मर्डर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता, क्योंकि अगर उस बॉडी का पोस्टमार्टम होता तो वहीं से तो पता लगता कि उसकी जो डेथ कॉज हुई है वो किस रीजन की वजह से हुई है। जब एक बॉडी का मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, विदाउट गेटिंग अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ बॉडी, हाउ कुड यू से दैट द डेथ इज कॉज्ड बाय अ एक्ट और बाय अ नेचुरल डेथ और समथिंग एल्स?
I'll tell you one practical case. Day before yesterday, I was in the High Court. There was a bail in 302. The reason of the bail was that in the post-mortem report, there was a post-mortem report in that case. In that post-mortem report, it has come that death is caused by the cardiac arrest, by the heart attack. The counsel in the High Court has argued that the death is caused by the heart attack, not by the act committed by my accused. High Court, mentioning that point, getting into consideration the MLR and the post-mortem report, had granted him the bail. Now you see, the practicality of the law, it depends on the facts of the case. So Shruti, I hope your cry is clear by this illustration. That कि जब एक body recover नहीं हुई है, उसकी post-mortem ही नहीं है, तो how could you say that the death is caused by that act only? Shruti, can you hear me, please? I'm sorry, I had a technical issue. No. Yes, Should I can hear you now. Yes, please, if you don't mind. Not at all. देखिए श्रुति, मैं आपको बता रहा था कि जब आपकी जो इलस्ट्रेशन थी वो एक बहुत ही लिमिटेड इलस्ट्रेशन है. बीइंग एन एडवोकेट, आपको अपनी इलस्ट्रेशन पर स्ट्रिक्ट रहना है. ये मैं आपको बहुत टाइम से समझाता आ रहा हूँ. आज मैं सभी और स्टूडेंट्स को भी बताऊंगा कि जब भी आप एक लॉ पढ़ते हैं, आप अपना माइंड है ना उस इलस्ट्रेशन पर लगाइएगा. उस इलस्ट्रेशन के ऊपर अपना माइंड मत लगाइएगा. जैसे कि श्रुति ने बोला कि बॉडी रिकवर नहीं हुई है, तो पता कैसे लगेगा कि ये मर्डर है या क्या है. तो अब मैं इस इलस्ट्रेशन में क्या स्ट्रिक्ट रहूंगा कि बॉडी रिकवर नहीं हुई है. मैं अब श्रुति से ये नहीं पूछूंगा कि कोई आई विटनेस तो नहीं है उसका, कोई कॉल डिटेल्स तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं है, कोई लास्ट इन थ्योरी तो नहीं है. मैंने श्रुति को ये क्वेश्चन ही रेज करेगा. आप अपनी इलस्ट्रेशन पर स्टिक करो. तो जब श्रुति ने बोला कि उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई, तो मैंने श्रुति एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताई थी सभी को. वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया जहां पर एक पर्सन ने एक एक्ट कमिट किया और वो पर्सन हॉस्पिटलाइज हुआ और वो वहां से डिस्चार्ज हो गया. डिस्चार्ज होने के बाद वो घर गया, 1 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई. उसकी फैमिली ने उसका पोस्टमार्टम ना करवा करके उसका दाह संस्कार कर दिया और उन्होंने बाद में उस पर्सन पर केस कर दिया कि आपने इसको इंजरी पहुंचाई थी, उस वजह से इसकी डेथ हो गई. इसे 302 में कंसिडर करो, इससे डेथ पेनल्टी की सजा दो. I think Shruti network issue. Yes. I understand. Thank you. Yeah. Anyone else? Are there any more questions? So now I think it's my turn. Yeah. I see Kavish Mehra, Meda Sharma, Sondhi Tanu. Let's connect to Sondhi Tanu.